हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आरती और स्वागत है आपका मेरे चैनल आरती's डायरी में। इस चैनल में आपको मोटिवेशनल वीडियोस, अफर्मेशंस, डेली ब्लॉग्स, स्टडी स्पेशली सीजीपीएससी एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड वीडियो मिलेंगे। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल और प्रेस द बेल आइकॉन ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज के इस वीडियो में हम शादी के बाद अपनी तैयारी कैसे कंटिन्यू रखें या फिर जो लोग शादी के बाद तैयारी का सोच रहे हैं वो कैसे तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं, इस पर चर्चा करेंगे। मैंने पूरा होमवर्क किया हुआ है, शादी के बाद क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं और उन प्रॉब्लम्स को दूर करके हम कैसे अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं, कैसे कोई जॉब लगा सकते हैं उसके लिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं प्रॉब्लम्स के बारे में कि शादी के बाद प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं या जो प्रिपरेशन कर रहे थे वो कंटिन्यू करना चाहते हैं तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। ठीक है, तो पहला प्रॉब्लम तो यही है कि नया परिवेश, नया इन्वायरमेंट हो जाता है। ठीक है, फर्स्ट सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि हम अपना घर छोड़ते हैं, अपना शहर छोड़ते हैं, नए इलाके में आते हैं, नए जगह पर रहते हैं, तो थोड़ा तो माइंड डिस्टर्ब होगा ना। जैसे हम वहाँ जिस जगह पे बैठ के पढ़ते थे अब कहीं और पढ़ना है या नए परिवेश में अपने आप को एडजस्ट करना है, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है कि हमारा पूरा जगह, पूरी दुनिया ही चेंज हो जाती है। ठीक है, स्पेशली लड़कियों के लिए जो शादी के बाद अपने ससुराल जाती है उनके लिए बोल रही हूँ। तो नए माहौल में खुद को एडजस्ट करना थोड़ा सा दिक्कत करता है, तो पहली प्रॉब्लम तो यही है। ठीक है, दूसरी प्रॉब्लम क्या आती है, जिम्मेदारियाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। मतलब पहले हम मम्मी पापा के यहाँ रहते हैं तो उतना ऐसा नहीं है कि हम कुछ काम करना तो हमको एकदम प्रेशर है हमारे ऊपर, लेकिन शादी के बाद सब चीज़ें बदल जाती हैं। हम जिम्मेदार लोगों के सामने हमको जिम्मेदार खुद को प्रूव करना पड़ता है कि हम जिम्मेदार हैं, है ना। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये भी है एक क्लॉज की, इससे हमारे जो पढ़ाई है वो डिस्टर्ब होता है। ठीक है, और उसके बाद है तीसरा, प्रायोरिटीज़। शादी के बाद प्रायोरिटीज़ चेंज हो जाती हैं। जैसे कि पहले आपका कोई एग्ज़ाम है, आप पढ़ रहे हैं, और किसी का बर्थडे है, किसी की शादी ही है, आपके मामा के बेटे की, बुआ के बेटे की, तो आप नहीं जाएंगे कि नहीं शादी है, पढ़ना है मुझे, मैं कैसे जा सकता हूँ शादी में, है ना। लेकिन शादी के बाद सारे रिचुअल्स, सारे फंक्शन अटेंड करने पड़ते हैं, क्योंकि आपको ऑब्वियस है आपको शामिल होना ही है, लोग क्या कहेंगे, है ना। तो प्रायोरिटी चेंज हो जाती है। उस टाइम हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी ना पढ़ाई नहीं रह जाती, उसके बाद हमारी प्रायोरिटीज फैमिली और बहुत कुछ, हमारे मतलब इन लॉज, हमारे रिलेटिव्स, ये सब प्रायोरिटीज इसमें ऊपर आ जाते हैं कि इनको भी खुश करके रखना है, भैया शादी हो गई है ना। तो तीसरा तो ये हुआ। चौथा ये हुआ टाइम स्लॉट का छोटा होना। मतलब कि पहले हम जैसे कि घर में हमें 3 घंटे 4 घंटे प्रॉपर टाइम मिल रहा है कि हम इस घंटे में पढ़ सकते हैं। मान लो आप जॉब भी कर रहे थे शादी से पहले, तो भी आप मतलब 3-4 घंटे से निकाल ले रहे हैं कि इस घंटों में आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। लेकिन शादी के बाद ऐसा नहीं होता है। शादी के बाद क्या होता है, मेरे साथ नहीं, सब या किसी का होता हो या नहीं होता हो, लेकिन शादी के बाद क्या होता है कि आपका टाइम स्लॉट ही छोटा रहता है। अगर आप पढ़ने के लिए बैठे हैं, 1 घंटे 1.5 घंटे हुए नहीं, आपको फिर कुछ काम के लिए उठना पड़ेगा। या तो जैसे कि आप मान लो खाना बना के आए हैं, बाहर खाना देना है, अरे कोई आए हैं मेहमान, चाय देना है, बहुत सारी छोटी छोटी प्रॉब्लम होती है जो टाइम स्लॉट को छोटा कर देती है। मतलब आप कंटिन्यू बैठ नहीं सकते। ठीक है, उसके बाद इतनी सारी चीज़ें होती हैं लाइफ में कि अनफोकस्ड माइंड हो जाता है हमारा, कि जो हम सिर्फ पढ़ाई के लिए पहले फोकस्ड थी, हमको पढ़ाई करना है, कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम निकालना है, अब चीज़ें चेंज हो जाती हैं। अब हम एक सामाजिक प्राणी बन चुके हैं शादी के बाद। पहले हम मस्त मौला ज़िंदगी जीते हैं, लेकिन शादी के बाद एक सामाजिक प्राणी बन गए हैं। ठीक है, तो माइंड उतना फोकस नहीं हो पाता है पढ़ाई में। और उसके बाद एक नैतिक दबाव भी होता है कि हमको खुद को सब जगह प्रूव करना है कि हाँ हम बहुत अच्छी बहू हैं, बहुत अच्छी बेटी हूँ, है ना। तो ऐसे में हम अपनी पढ़ाई को साइड करते जाते हैं कि नहीं पहले ये काम कर लेते हैं, पहले ये काम कर लेते हैं, नहीं नहीं पढ़ाई बाद में, पहले ये काम कर लेते हैं, है ना। तो ये भी एक कारण है, नैतिक दबाव भी, कि हमको पढ़ाई से दूर करता है। उसके बाद फिर जो नया स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए है कि एग्ज़ाम का सिलेबस देखिए, अरे बहुत बड़ा सिलेबस है,
इतने सारे सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे, कैसे होगा, नहीं हो पाएगा, टाइम निकल पाएगा मेरा, अभी मेरे को ये काम मतलब लोग पहले से ही उसको हवा बना देते हैं कि अरे तैयारी करना है, लेकिन नहीं हो पाएगा, इतना टाइम कहाँ है, बड़े बहुत पढ़ना पड़ता है ना। हार जाने का डर भी होता है शादी के बाद। जैसे कि मैं नोटिस की हूँ कि शादी के पहले लड़कियां ना कितना भी एग्ज़ाम दे लें, कुछ भी कर लें, कोई पूछता भी नहीं तुम्हारा क्या एग्ज़ाम निकला, क्या दे रहे हो, हाँ पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, ऐसा होता है। लेकिन जब आप शादी के बाद कोई एग्ज़ाम भरते हैं या कोई कॉम्पिटिशन की तैयारी करते हैं तो दूर दूर तक पता होता है कि हाँ इनकी बहू है, जो यहाँ ये है भाभी जो है वो तैयारी कर रही हैं। तो आपको हर एग्ज़ाम में फेल होने के बाद ना, फेल होने का डर जो होता है तो आपको पता चलेगा अरे पढ़ तो रही थी, कैसे नहीं हुआ, है ना। ये एक दबाव बन जाता है। तो एक बार कोई प्रयास करते हैं, दूसरी बार छोड़ देते हैं, अरे हो गया यार, क्या बोलूँगी, हर बार वही हो रहा है। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो हमको पढ़ाई से दूर रखती हैं। अब हम देखेंगे कि हम इन प्रॉब्लम्स को दूर करके कैसे अपने माइंड को फोकस कर सकते हैं पढ़ाई के लिए। ठीक है, उनके सोल्यूशन पे डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको सोचना है कि आपको कौन सा एग्ज़ाम टारगेट करना है। ऐसा नहीं कि जो एग्ज़ाम आ रहा है सब एग्ज़ाम आपको भरना है, ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है लाइफ में, कौन से एग्ज़ाम देने हैं, कौन सी जॉब प्रोफाइल आपके लिए अच्छी है, पहले ये सोचिए, फिर कुछ एग्ज़ाम्स को ही टारगेट करिए, है ना। सिर्फ जॉब लगाना है बोल के कोई भी एग्ज़ाम भरने से ना सिर्फ फ्रस्ट्रेशन आता है कि ये भी नहीं निकला, अरे ये भी नहीं निकला। इसलिए एक आप व्यू रखिए कि हाँ मेरे को ये एग्ज़ाम निकालना है, इसकी तैयारी करना है हमें। ठीक है, तो फिर दूसरा है उसका सिलेबस। किसी भी एग्ज़ाम का न्यू ना उसका सिलेबस होता है, आपके पास सिलेबस प्रिंट होना चाहिए। प्रिंट मतलब कि उसको आप देखिए कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या है, सिलेबस का पूरा एनालाइज कीजिए, है ना। बुक्स मटेरियल देखिए, उसके बाद फिर पढ़ना स्टार्ट करिए। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि सब्जेक्ट वाइज सुबह कुछ और सब्जेक्ट पढ़ो, शाम को कुछ और सब्जेक्ट पढ़ो, लेकिन नहीं, आप शादी के बाद ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि सुबह कोई और सब्जेक्ट पढ़े हैं उसको भी आप हाफ पढ़ के छोड़े, फिर शाम को कोई और सब्जेक्ट पढ़े उसको भी हाफ छोड़े, तो वो सब ना कचरा होता जाएगा दिमाग में, ना आप इधर करेंगे ना इधर। इसलिए आप मल्टीपल सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकते, आप सिंगल सब्जेक्ट लेके पढ़िए। जैसे कोई आप छत्तीसगढ़ का हिस्ट्री स्टार्ट किए है ना, तो उसी को पढ़िए। जैसे अभी पढ़े हैं, कुछ काम हुआ, गए बाहर, कुछ किए, फिर आके सेम उसी जगह से वापस स्टार्ट करिए। देखिए कि हाँ ऐसे करते करते आप कम से कम आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ हमारा सीजी हिस्ट्री तो कंप्लीट हो गया है ना। इसलिए सिंगल सब्जेक्ट लेके पढ़िए। ठीक है, आपका स्लॉट जो है वो छोटा है, तो कैसे पढ़ना चाहिए। मान लो मैं सीजी हिस्ट्री का ही लेती हूँ उदाहरण, मैं कोई बुक उठाऊंगी, है ना, इसको पढ़ी, इतना पढ़ी, हाँ अब आधे घंटे का टाइम है, इतना इस पेज को पढ़ लेती हूँ। इस पेज को पढ़ ली मैं, मुझे कुछ काम आ गया, मैं चली गई, यहाँ मैंने बुक मार्क रखा। अब मैं जब दोबारा वापस आऊँगी ना, तो मैं इस पेज को पढ़ूंगी, एक बार देखूंगी मैं क्या पढ़ी थी, फिर अगला पेज पढ़ूंगी। बोलते हैं ना बूंद बूंद से घड़ा पड़ता है, वैसे ही आप एक एक पेज करके कब आप एक दिन में ही इतने सब कंप्लीट कर लेंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। लेकिन आप सोचेंगे अरे मुझे सीजी हिस्ट्री कंप्लीट करना है पूरा, है ना, अभी तो टाइम नहीं है, अभी बहुत टाइम है, मेरे को उठ के अभी जाना है कहीं, अभी नहीं पढ़ती, बाद में पढ़ूंगी। थोड़ा देर बाद आए, अरे अभी कहीं जाना है, कल वहाँ से आ जाती हूँ फिर पढ़ूंगी। तो आपका ये कभी कंप्लीट नहीं हो पाएगा। ये मेरा आजमाया हुआ है। जैसे मैं जब इस जॉब में जा रही थी, तब अरे अभी छुट्टियाँ आने वाली हैं कुछ दिन की, 10 दिन की, फिर पढ़ूंगी, इसको कंप्लीट करूँगी। तो वो छुट्टी भी आ गई ना, तब भी मैं कंप्लीट नहीं कर पाई। अगर आप रोज़ का सोचेंगे ना कि हाँ रोज़ मुझे पढ़ना है, पढ़िए। 15 मिनट भी टाइम मिल रहा है आपको ना, 15 मिनट का भी स्टडी स्लॉट मिल रहा है, उसमें भी आप सोचिए कि हमें इस पेज को पढ़ लेती हूँ, इस पेज कंप्लीट कर लेती हूँ, या इस टॉपिक को कंप्लीट कर लेती हूँ। टॉपिक वाइज पढ़िए। ठीक है, ये हुआ। उसके बाद फिर आपको माइंड शिफ्टिंग टेक्निक अपनानी पड़ेगी, मतलब तुरंत माइंड शिफ्ट करना पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए हम किचन में खाना बना रहे हैं, ठीक है, खाना बना के तुरंत अब वहाँ से आए हैं ना, तुरंत आपको माइंड शिफ्ट करना पड़ेगा कि अब मुझे पढ़ना है। ये मैं ना कब अपनाती थी, मैं जब हॉस्टल में थी ना, तब मैं ये टेक्निक अपनाती थी। जैसे कि हॉस्टल में रहते हैं तो फ्रेंड के साथ बाहर घूमना या कहीं जाना, मॉल जाना, मूवी देखना, ये सब तो हो ही जाता है। तो मैं कैसे करती थी, अपने स्टडी टेबल को मैं एक जगह रखती थी कि हाँ यहाँ पर है, मैं आई कहीं से घूम के, फेस वॉश किया, तुरंत वहाँ बैठ गई, हाँ जहाँ से पढ़ी थी वहाँ पे बुक मार्क रखा हुआ है, हाँ यहीं से पढ़ना स्टार्ट, तो मेरा टाइम वेस्ट नहीं होता। अब आने के बाद अरे क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है सोचते रहोगे तो वो टाइम भी चला जाएगा। इसलिए जैसे आप खाना बना रहे हैं ना, तो उस टाइम आपको थिंकिंग में सोचना है कि हाँ मुझे अब जाने के बाद इसको कंप्लीट करना है, ऐसे कंप्लीट करना है, इतना करूँगी, उसके बाद आके ये करूँगी। प्री प्लान करिए उसका, ठीक है,
ताकि आपकी चीज़ें मतलब मैनेजेबल रहें। उस चीज़ मतलब उस समय को भी आप पढ़ाई में यूज़ कर रही हैं। जैसे अभी मैं कैसे करती हूँ, कुछ पढ़ी हूँ ना, और मान लो मैं कहीं बाहर हूँ जहाँ मैं नहीं पढ़ सकती, तो फिर मैं वहाँ क्या पढ़ी हूँ इसको रिकॉल करती हूँ। अच्छा ये पढ़ी हूँ, कल इस ऐसा पढ़ लूँगी, इसको ऐसा कर लूँगी। मतलब शेड्यूल, अपने माइंड में शेड्यूल बना के चलिए, ठीक है। उसके बाद आस्क फॉर हेल्प, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको आपके ऊपर ही पूरा बर्डन है, आपको ही सब करना है। हाँ ठीक है, शादी हो गई, ये सब है, लेकिन अगर आप हेल्प मांगेंगे ना अपने हस्बैंड से या अपने घर में कि मुझे पढ़ना है, प्लीज़ अभी डिस्टर्ब मत करना, या मुझे पढ़ना है अभी, इसको आप देख लेना ऐसे, तो वो करेंगे ज़रूर। पर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हेल्प ही नहीं मांगते हैं सामने वाले से कि पढ़ रहे हैं क्या करें। तो मदद मांगिए। आप सब चाहते हैं कि आप बने, आगे बढ़ें, ऐसा नहीं है कि आप अकेले हैं। आप मदद मांगिए, आपको मिलेगी, ठीक है। उसके बाद आपको चाहिए कि आप लॉन्ग टर्म टारगेट बना के चलें। जैसे कि मान लो कोई नया वैकेंसी आया है, 1 महीने टाइम है, और आप लगे पढ़ने के लिए कि हाँ मुझे निकालना है। स्टार्ट नया स्टार्ट कर रहे हैं, मैं नहीं बोलती निकाल लेते होंगे 1 महीने में, लेकिन आप नया स्टार्ट कर रहे हैं और सोचेंगे कि बस अब मेरा हो ही जाए। ऐसे में आप फ्रस्ट्रेशन का शिकार होंगे और कुछ नहीं होगा। यहाँ घर में चिड़चिड़ करेंगे, पढ़ नहीं पा रही हूँ, पढ़ नहीं पाएंगे, चिड़चिड़ाहट जो रहेगा वो आपकी ज़िंदगी में दिखेगा। तो आप लॉन्ग टर्म लेके चलिए। जैसे कि आपको कोई एग्ज़ाम टारगेट करना है ना, सीजीपीएससी करना है, अभी आप स्टार्ट कर रहे हैं, तो इस साल का टारगेट मत बनाइए। इस साल को हाँ मैं पढ़ रही हूँ, स्टार्ट की हूँ प्रिपरेशन, इस साल मैं ऐसे ही मॉक टेस्ट की जैसे दूंगी, निकल गया तो भी अच्छा है, लेकिन मैं दूंगी ऐसे ही प्री और मेंस को। मेरा टारगेट अगला पीएससी, ऐसे, ठीक है। जब लॉन्ग टारगेट लेके चलेंगे ना, तो आपको बर्डन नहीं लगेगा, आप चीज़ों को समझ समझ के पढ़ेंगे। और जब हम सामने वाले एग्जाम के लिए पढ़ते हैं, जैसे 1 महीने बचे हैं एग्जाम के लिए, तो हम उसको रटते हैं, और रटा हुआ चीज़ ज़्यादा दिन का नहीं रहता है, वो अगले एग्जाम में फिर आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और लास्ट में मैं इतना ही बोलूँगी कि फोकस्ड रहें और अपनी लाइफ को भी इंजॉय करते रहें, क्योंकि हर चीज़ जीवन में ज़रूरी है, तालमेल बहुत ज़रूरी है हर जगह। मतलब कि आपको 100% देना है, इसका बर्डन भी मत रखिए दिमाग में, लेकिन फिर भी हर चीज़ को एंजॉय कीजिए। और वो जो बताई थी ना, प्री प्लान कीजिए। मान लीजिए आप कहीं किसी के यहाँ गए हैं, है ना, घूमने गए हैं, तो आप प्लान करके रखिए पहले से ही कि आने के बाद मुझे ये पढ़ना है। अगर आप बाहर घूमने जा रहे हैं, आपके पास कुछ प्लानिंग ही नहीं कि क्या पढ़ना है, तो आपको वहाँ टेंशन होता रहेगा, अरे मुझे पढ़ना था और मैं यहाँ घूम रही हूँ। लेकिन आप जब प्लान करके रखोगे कि शाम को 6 बजे से लेकर 8 बजे तक मुझे पढ़ना है, तो आप दिन भर कहीं भी रहो, आपको मतलब नहीं रहेगा, आप हाँ मुझे शाम को तो पढ़ना है ना। इसलिए स्टे फोकस्ड एंड एन्जॉय योर लाइफ। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।